संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत में। आज मैं पहुंचा हूं रतन तिवारी जी, जो कि कांग्रेस सेवा दल के बसे बिरार तालुका जिला पालघर के अध्यक्ष हैं। आज मैं उनसे कुछ बातें करने के लिए पहुंचा हूं। सर, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है रतन तिवारी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस सेवा दल का। सर, अभी जो है यहाँ पे बसे बिरार तालुका में अवैध काम का भरमार है, इस विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, ये वसई विरार महानगर पालिका में अवैध बांधकाम ये पहला विषय नहीं है। अवैध बांधकाम जब 2009 में जब महानगर पालिका स्थापित हुई थी, 2009 से लेके अब तक महानगर पालिका में अवैध बांधकाम की जैसे बाढ़ सी आ गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग, तमाम पत्रकार, सामाजिक संस्थाओं के लोग लगातार महानगर पालिका से पत्र व्यवहार करते हैं और पत्र के माध्यम से अवैध बांधकाम को निष्कासित करने की मांग करते हैं, तोड़ने की मांग करते हैं। लेकिन महानगर पालिका के कुछ भ्रष्ट अधिकारी बिल्डरों से साठगांठ करके बिल्डरों को संरक्षण देने का काम करते हैं, जिसमें आपको पता होगा कि कई प्रभारी आयुक्त सस्पेंड भी हुए हैं और सस्पेंड होने के बावजूद भी उसी पद पे वो नियुक्त भी हुए हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन महानगर पालिका की जो हाई कमान जो है, या कह सकते हैं कमिश्नर कर सकते हैं या उपायुक्त कर सकते हैं, वो सिर्फ अंधा काला चश्मा लगा के मौन होके सब तमाशा देख रहे हैं बस। तो इस विषय में आप जब कि कांग्रेस पार्टी से हैं तो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, मैंने खुद भी कई बार पत्र व्यवहार भी किया है। इस सिलसिले में मैंने कई बार महानगर पालिका के आयुक्त आदरणीय अनिल पवार साहब से भी बात किया है। उन्होंने मुझे कहा कि अवैध बांधकाम का जो विषय है आप रमेश मनाली जी से आप करिए। लेकिन रमेश मनाली जी से जब चर्चा होती है तो उस पर वो सिर्फ गोल गोल मुझे घुमाने का काम करते हैं और मुझे ये मालूम पड़ता है, और इतना मेरा जो अनुभव रहा है राजनीतिक, वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो अधिकारी हैं इसमें लिप्त हैं, इसके लिए गोल गोल घुमाते हैं, टाल मटोल करते हैं। बहुत दिनों से महानगर पालिका का यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ और बार बार डेट बनता है, लेकिन डेट फिर आगे हो सकता है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये चुनाव आयोग का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। जब भी चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी 115 सीट पे पूरी तरीके से चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती से ग्राउंड लेवल पे हर बूथ पे मजबूत हो चुकी है। जब इलेक्शन लगेगा तो आप देखना हर वार्ड पे कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और भारी से भारी संख्या में जीत के भी आएंगे। अभी मुंबई मिलिडा रोड भाईंदर में बागेश्वर धाम के सरकार आयोजित थी, वहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात हुआ, जय श्री राम का नारा लगा। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि भाजपा की ये सोची समझी साजिश है सियासत करने का कि कांग्रेस को बरगलाने का काम करने का? इसमें देखो, ये इस पे बात करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। ये बागेश्वर धाम सरकार वो सभी पूजते हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं। हम भी सम्मान करते हैं। सनातन धर्म के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो विरोध इसलिए है, उन्होंने महाराज के एक संत तुकाराम महाराज की आलोचना की थी, उनके ऊपर कुछ अशब्द कहे थे, उनके ऊपर कुछ टिप्पणी की थी, जिसके लिए उसने खेद प्रकट कर चुके थे। खेद प्रकट किए संज्ञान में नहीं आया मेरे, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी आक्रामक है कि महाराज के संतों का अपमान अगर करेंगे तो महाराज में उनको घुसने नहीं देंगे। बाकी वो संत हैं, उनका आज भी सम्मान है, कल भी सम्मान होगा। बस यही है कि वो महाराज की जनता से उस पर दुख जता लें, खेद जता लें, माफ़ी मांग लें, बात खत्म। धीरेन्द्र जी का कहना है कि ये 80% हिंदू है हिंदुस्तान में, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जाए? अभी ये बताइए मुझे मिश्रा जी कि इस हिंदुस्तान में अगर 80% हिंदू हैं तो उनको हिंदुस्तान के लोगों को प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? तो हिंदू राष्ट्र ही हो गया ना। अगर 80% हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र हो गया। तो यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ये षड्यंत्र है।
हिंदू मुसलमानों को डिवाइडेशन करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद पे लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति का एक ही फार्मूला है जो हमेशा वो यूज करते हैं। ये उसकी ही साजिश है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे लोग में जो अभी सियासत चलता है कि देश की कल अखिलेश यादव भी को लेकिन हम तो जितने विपक्षी हैं एक हो गए हैं, आप सेवा दल से हैं और केंद्र में भी आपको बहुत पहचान है, तो कांग्रेस की आगे 2024 में रणनीति क्या रहेगी? परिवर्तन भी आप है। देखिए मिश्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी ने जिस प्रकार से अडानी मामले को लेकर संसद में दहाड़ रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं किस प्रकार राहुल गांधी जी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। अगर वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तीखा वार करते हैं, तो उनको नोटिस पकड़ा दिया जाता है। और इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना गलत है तो सारे के सारे कवियों को जेल में डाल दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई कविता न लिखे। सारे आप जैसे सारे पत्रकारों को भी जेल में डाल दीजिए, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कोई पत्रकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी ने जनता की आवाज उठाई है, इसके लिए उठाई है कि किस प्रकार एक अडानी जो 2014 में 609 नंबर का रईस व्यक्ति था और 8 सालों में दुनिया का नंबर 2 नंबर का रईस व्यक्ति बन जाता है। प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा उसको जादू मारा या ऐसा क्या कर दिया कि इतना बड़ा रईस हो गया, और अचानक 1,12,000 करोड़ रुपए जो जनता के डूबे हैं LIC और SBI के माध्यम से, वो भी देश ने देखा है। तो राहुल गांधी ने अडानी के ऊपर हमलावर क्या हो गए कि पूरी की पूरी बीजेपी की बटालियन राहुल गांधी के पीछे पड़ गई। आप युवा हैं और राहुल जी भी युवा हैं, तो आप देश में जो दिशा और दशा और आम पब्लिक की जो त्रस्त है, इसके विषय में युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इस देश के लाखों करोड़ों लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मित्रों, किस प्रकार इस देश में 2014 में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश के युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, इस देश की जनता को 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था और अच्छे दिन का भी वादा किया था, और महंगाई जो आज आसमान पे है उस महंगाई को भी कम करने का वादा किया था। लेकिन पूरे की पूरे जो इनके वादे थे वो पूरे की पूरे वादे फेल हो चुके हैं। मैं कहता हूं कि यह सरकार 9 साल में सिर्फ आप लोगों को GST देकर अर्थव्यवस्था का कबाड़ा किया, महंगाई देने का काम किया और नोटबंदी करके सैकड़ों लोगों को लाइन में लगवा के मौत के घाट उतार दिया। कोरोना में कई हजार परिवार उजड़ गए। यह सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। इस सरकार को 2024 में बेदखल करना होगा। इस सरकार को 2024 से सत्ता से बाहर करना होगा, तभी इस देश की जनता के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन यहाँ की युवा जागेंगे तब, तो युवा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, इस देश के युवा अब जाग चुके हैं। आपने देखा कि युवाओं ने ही आज मुंबई MCD से बीजेपी को बाहर कर दिया, हिमाचल की जनता ने बीजेपी को बाहर कर दिया। अभी आप देखना, आने वाले समय में मध्य प्रदेश का भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है, तेलंगाना का चुनाव है और कर्नाटक का भी चुनाव है। इन 5 राज्यों का जो चुनाव है एक सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है, और इस चुनाव में आप देखना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ही नकार देगी। और दूसरी बात, युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, युवा समझदार हैं, जागरूक हैं। 2014 में उनको गुमराह कर दिया गया था, उनको हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे बहकाया गया था, जिसके लिए युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिए थे। लेकिन 9 साल में अब युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब 2024 में युवा बीजेपी के साथ नहीं होंगे। देखिए कि आपने रतन तिवारी जी ने हमारे हर सवालों का जवाब दिए और बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं और शुद्ध बुद्धि के साथ दिए हैं और युवाओं को जगाने के एक प्रयास कर देंगे। देखते रहिए हमारे संभव। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलें कि जिससे हमें आपका बैकफील मालूम पड़ेगा।
धन्यवाद।